मैं डॉक्टर अनिल जी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अपन हैबिस कॉर्पस के बारे में बात करते हुए उनको आगे देखते हुए हम आगे बात करते हैं, जिसमें एक केस था जिसमें कि निर्मल कौर वर्सेस पंजाब राज्य में भी था। इसमें वादी ने अपनी पुत्री को प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबिस कॉर्पस की याचिका न्यायालय में दायर की, और इस मामले में वादी के मृतक पति के भाइयों ने उसकी पुत्री को अपने पास रोक रखा था और उसको घर के बाहर कर दिया था। उपरोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने वादी की याचिका को स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि उसकी पुत्री, जो कि मृतक मतलब उसके पति के भाइयों ने जो ज़बरदस्ती अपने घर में रोक रखा था, उसे वादी को सौंप दिया जाने का आदेश पारित किया था। अब हम जो आधार देख रहे हैं जिनमें कि भाई इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी करने के संबंध में आधार हैं, उन्हीं में आगे का जो है बिंदु है वो है किसी व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिलेटेड बार बार एक ही न्यायालय के विभिन्न जजों के सामने प्रस्तुत का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई एक बार पेश कर दी फिर आवेदन फिर बाद में दूसरे जज की महोदय के सामने फिर पेश कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि एक बार यदि प्रस्तुत कर दी गई है, उसमें यदि जो भी न्यायपालिका द्वारा जो अभिनिर्धारण किया है या आवेदन स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया, उसके समस्त में बार बार यही बातें नहीं रखी जानी चाहिए। अगला बिंदु हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारी तथा अवरोध से संबंधित सभी औपचारिकताएं यदि संपन्न नहीं की गई है तथा गिरफ्तारी के आदेश असद्भावनापूर्ण से दिया गया है तो यह रिट जारी की जाएगी। मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी की रिपोर्ट प्रांतीय सरकार को भी नहीं भेजा, जैसा कि प्रांतीय पब्लिक सेफ्टी अधिनियम 1947 की धारा 3 के अंतर्गत अपेक्षित है। वहाँ गिरफ्तारी का आदेश अवैध अभिनिर्धारित किया गया था। यदि बंदी के गिरफ्तार किए जाने के आदेश के बारे में सरकार को विलंब से सूचना दी जाती है, जिससे वह सरकार के से पर्याप्त उपचार समय पर से ही प्राप्त कर न कर ले, वह असद्भावना गिरफ्तारी समझी जाएगी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था जो कि प्रद्युम्न सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, जिसमें बंदी बनाए जाने की तिथि से 32 दिनों के बाद बताया गया तथा आवश्यक कागजात की प्रतियां भी विलम्ब से प्रदान की गई थी। इन स्थितियों में बंदी को अपना आक्षेप दायर करने में असुविधाएं हुई थी। न्यायालय ने यह भी कथन किया था कि आवश्यक लेखों की प्रतियां भी देरी से देने के कारण उसका आक्षेप दायर करने का उचित अवसर नहीं दिया गया, इसलिए इसको बंदीकरण अवैध है और उसे मुक्त किया जाना ही उचित होगा, ऐसा न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था। अगला बिंदु जो कि हम ये देखेंगे जिसके आधार पे ये रिट जारी की जा सकती है, उसमें अगला जो है जहाँ गिरफ्तारी का आदेश सारत त्रुटिपूर्ण होता है, जब जो गिरफ्तार किया गया है जिसको बंदी बनाया गया है, यदि उसका आदेश ही त्रुटिपूर्ण है, गलत है, तो भी ये उसको जैसे मान लो कह सकते हैं कि बंदी को का गलत हुलिया देना, उसकी गिरफ्तारी का स्थान नहीं बताना पर वह रिट जारी की जाएगी। जहाँ गिरफ्तारी आदेश जेम्स हेस्टिंग्स सोलमैन मोसेस के विरुद्ध पास किया गया था, जबकि किसी बारे में हुलिया ही नहीं दिया गया था, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और हम 6 पे ये देखते हैं कि इस रिट के जारी किए जाने के लिए प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि बंदी बनाए जाने वाले प्राधिकारी को इस बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था कि बंदी ने विधि के प्रतिकूल कृत्य को किया हो। इससे संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकारी के संतुष्टिकरण के लिए पर्याप्त सामग्री होने की बात न्यायालय पुनरावलोकन का विषय नहीं हो सकती है, किंतु यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि बंदी आदेश देने वाला प्राधिकारी आदेश में औचित्य से संतुष्ट था। दयानंद मोदी
वर्सेज बिहार राज्य में भी यही अभिनिर्धारित किया गया कि कारणों को पर्याप्त और पूर्णतः जो गिरफ्तारी के आदेश का आधार था उसके विषय में कोई प्रश्न न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता, किंतु गिरफ्तारी की आधारभूत कारण को संदिग्धता तथा अनिश्चितता थे तो इस विषय पर आदेश को प्रसन्नगत किया जा सकता है। तो ये कुछ बिंदु थे, इन्हीं बिंदुओं को हम आगे बढ़ाते हुए देख सकते हैं जहाँ बंदी बनाए जाने के संदिग्धतापूर्ण तथा अनिश्चित आधार है वहाँ याचिदार मुक्त होने का अधिकार को मुक्त हो जाने का अधिकार पाता है। इसमें मतलब जहाँ बंदी बनाए जाने के में किसी प्रकार का संदिग्धतापूर्ण और अनिश्चितता है, निश्चितता नहीं है बल्कि अनिश्चितता बनी हुई है, तो भी यहाँ उसको जो याचिकादार है उसको मुक्त का अधिकार मिल जाता है। तो ये भी एक आधार है। आगे हम आधारों में देखें तो एक ये भी आधार है, रिट जारी करने के लिए आवेदन किया जाता है और न्यायालय आदेश जारी कर देता है, और आधारों के विलंब के से बताए गए परिणामों को भी बंदी मुक्ति किए जाने की अधिकारी का हो जाती है। मतलब को जिस आधार पर उसको बंदी बनाया गया है उसका यदि आधार भी बताए जाते हैं लेकिन देर से बताए जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये मतलब बंदी के जो मुक्ति के लिए आदेश है वो न्यायपालिका द्वारा जारी किए जा सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो है जहाँ अवरोध का आदेश अनियमिततापूर्ण होता है, मतलब जो कि नियमिततापूर्ण होकर अनियमिततापूर्ण है तो भी वहाँ भी न्यायपालिका द्वारा उसको बंदी को मुक्त करने के संबंध में आदेश कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण के जारी की जा सकती। इसमें श्रीनिधि वर्सेज कर्नाटक राज्य के मामले में भी एक महत्वपूर्ण मामला था कि जहां अवरोध का आदेश अनियमिततापूर्ण होता है और अवरोध के दौरान उसे मानसिक यातना भी दी गई, जो ऐसे मामलों में राज्य सरकार को चाहिए कि वह उसकी जांच कराए तथा दोषी अधिकारियों को दंड दे। इस मामले में न्यायालय ने राज्य सरकार को ऐसे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी पारित किया था। तो ये भी एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण मामला है। कुछ ऐसे ही जो और भी आधार हो सकते हैं जिसमें जहाँ किसी व्यक्ति के अवरोध संबंधी आदेश की वैधता पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है और अवरोध करने वाले अधिकारी ने एक दूसरा आदेश उसी आशय का पास कर दिया हो, ये बात समझकर कि प्रथम आदेश के अंतर्गत मुक्त होने का निर्णय दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में दूसरे आदेश को इसी उद्देश्य से पास किया जाता है कि बंदी बनाया गया व्यक्ति मुक्त न किया जा सके। किंतु इस प्रकार की जो व्यवस्था का जो प्रश्न है, या ये कहें कि उच्च न्यायालय के आदेश में प्रभाव शून्य हो जाएगा। मतलब यदि कोई किसी व्यक्ति के पास में इस बात का आधार मतलब वो उसको पता है कि भाई न्यायपालिका द्वारा उसको उस आधार पर मुक्त किया जा सकता है, तो दूसरा कोई आधार भी यदि वो रखता है तो वो भी उसके द्वारा जो आधार रखा गया है वो भी अपने आप में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। और आगे हम कह सकते हैं कि जहाँ राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के सबक्लोज 1 के अधीन आदेश जारी करने से भी न्यायालय किसी विशेष मामले में बंदी बनाए जाने के प्रश्न में प्रारंभिक रूप से विचार किए जाने से भी अपवर्जित हो जाता है। तो ये भी इसका एक आधार है। उच्चतम न्यायालय ने इसमें गौरी शंकर झा वर्सेस बिहार राज्य के मामले में ये निर्णित किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहाँ किसी मामले में तथ्य और परिस्थितियों से यह परिलक्षित होता है कि बंदी को इस बात का ज्ञान था कि वह कुछ अपराध के मामले के संबंध में अवरोध में रखा गया है, वह बंदी प्रत्यक्ष रिट के लिए प्रतिवेदन नहीं कर सकता, उसे अवरोध के आधार पर बिना बताए ये बंदी बना लिया गया था। तो ये भी एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण मामला हमारे यहाँ मतलब आया हुआ है। और एक मामला था जिसमें
विवेक कुमार वर्सेस किशोर कुमार के मामले में वादी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने ननिहाल पक्ष अर्थात अपने मामा और मौसी के साथ रह रहा था। कुछ समय पश्चात वादी की मां ने अपने भाई और बहन के पर इस बात का आरोप लगाया कि वह वादी के पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उसको अपने घर में ज़बरदस्ती रोक रखा है, जिसके लिए उसने इस आशय की एक बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की। और लेकिन इस मामले में प्रस्तुत मामले में न्यायालय ने यह संप्रेषण किया कि वादी की मां उसकी विधिक संरक्षिता है, वह उसके पुत्र को अतः उसका पुत्र उसको सौंप दिया जाए, अर्थात मामा एवं मौसी को उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं होगा।